देखो भाई साहब, क्लास बीच में से छूट गई थी तो इसलिए दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। और इसका जो लास्ट चैप्टर है, ये जो सीसी का, इसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है भाई साहब दशा संबंध। कौन सा है? दशा संबंध। देखो दशा संबंध हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दशा संबंध, अब ये दशा संबंध है क्या? ठीक है, इसको फेस रिलेशन के नाम से जानते हैं। इसके नाम से, एक फेस रिलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ फेस रिलेशन का प्रयोग किस संस्करण में किया गया है? बताओ बताओ ना। शायद मेरे हिसाब से फेस रिलेशन का प्रयोग सीसी के किस संस्करण में किया गया है, बता सकते हैं? इससे दशा संबंध का जो प्रयोग किया गया है वो सीसी के किस संस्करण में किया गया है, बता सकते हैं तो बताओ भाई साहब। किस संस्करण में इसका प्रयोग किया गया है दशा संबंध का? फेस रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, बताओ। बताओ कौन से संस्करण में है सीसी के? तो ऐसे दशा फेस रिलेशन का प्रयोग सीसी के 5वें संस्करण में किया गया है, ये याद रख लेना है। 5वें संस्करण में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ से एक मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। ठीक है, चलो अब इस दशा संबंध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि वास्तव में दशा संबंध जो है वो है क्या है। देखो दशा संबंध विभिन्न विषयों एवं उनके विभिन्न पक्षों में, है ना, विभिन्न विषय होते हैं और पक्ष होते हैं, उनमें एक आपस में एक संबंध होता है ना। दशा संबंध क्या होता है? इसमें विभिन्न तो विषय होते हैं भाई साहब, क्या होते हैं? विभिन्न तो विषय होते हैं और विभिन्न ही क्या होते हैं इसके? विभिन्न ही भाई साहब क्या होते हैं? पक्ष। क्या होते हैं? पक्ष होते हैं। तो इनमें क्या होता है? एक आपस में संबंध होता है और इस प्रकार के संबंध प्राय दो मूल विषयों वर्गों के मत या किसी एक मूल वर्ग के दो पक्षों के मत तथा एक पक्ष के दो एकलों के मत तथा एक ही एकल के उप एकलों के बाद हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये याद रख लेना, एक अच्छा टॉपिक है। दो मूल विषय हो सकते हैं, किसी एक मूल वर्ग के दो पक्ष हो सकते हैं। ठीक है, मूल वर्ग के, और एक पक्ष के दो एकल हो सकते हैं और एक ही एकल के दो उप एकल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो भाई साहब, डॉक्टर रंगनाथन कितने प्रकार का ये दशा संबंध है ना सीटी के। देखो सीसी के छठे संस्करण में प्रत्येक प्रकार के दशा संबंध में 5 प्रकार के दशा संबंध निश्चित किए गए हैं, याद रख लेना। सीसी का जो 6वां संस्करण है भाई साहब, कौन सा? 6वां संस्करण। इसमें कितने प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया गया है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें स्पष्ट करने तथा एक साथ जोड़ने के लिए निश्चित एक संयोजित चिन्हों का प्रयोग करने की व्यवस्था डॉक्टर रंगनाथन ने सीसी के पृष्ठ संख्या 2.28 पर एक सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया। तो इसको जो स्पष्ट किया भाई साहब, ये जो दशा संबंध बताए गए हैं 6वें संस्करण में, इसको पृष्ठ संख्या सीसी के पृष्ठ संख्या कितने पर? 2.28 पर, 2.28 पर इनको प्रदर्शित किया गया, याद रख लेना। अच्छा, सीसी का 7वें संस्करण की यदि मैं बात करूं भाई साहब, इस सीसी के 7वें संस्करण की यदि बात करूं तो इसमें कितने प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया गया है? 6 प्रकार के दशा संबंधों का प्रयोग किया गया है और इन चिन्हों से पहले जीरो को भी जोड़ा गया है, याद रख लेना। किसको? इस जीरो को भी जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रख लेना दशा संबंध का प्रयोग किस संस्करण में? तो 5वें संस्करण में। ये विभिन्न प्रकार के विषय हो सकते हैं, पक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, दो पक्ष भी हो सकते हैं, एक एकल भी हो सकता है, मूल पक्ष भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके बीच संबंध हो सकता है कहीं पे। ठीक है, अब देखो डॉक्टर रंगनाथन ने कितने प्रकार के ये दशा संबंध होते हैं
ये तो आपको पता ही है, एक सारणी के अनुसार हम एक ही बार जान लेते हैं, उसके बाद तो जो परिभाषा है वो परिभाषा मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, देखो काइंड ऑफ फेस रिलेशन है ना, एक ही बार में मैं बता रहा हूँ। काइंड ऑफ फेस रिलेशन क्या है? फेस रिलेशन, फेस रिलेशन है ना। ठीक है, उसके बाद देखो इनको जरूर याद, हम पहले पढ़ चुके हैं दशा संबंधों के बारे में। किस में बताओ? शिथिल समुच्चय में, है ना, याद करो। शिथिल समुच्चय में हम पढ़ चुके हैं ना, पढ़ चुके हैं। और ये 3 प्रकार के थे, कौन कौन से? एक तो था अंतरपक्ष। कौन कौन से प्रकार के विषय थे भाई साहब? एक तो आपका अंतर विषय दशा संबंध था। कौन सा? अंतर विषय दशा संबंध, है ना। और एक जो था आपका वो कौन सा था भाई साहब? कौन सा था बताओ? एक आपका अंतर पक्ष। कौन सा? अंतर पक्ष दशा संबंध था। और एक अंतर पंक्ति दशा संबंध। ये 3 प्रकार के दशा संबंध हमने पढ़े थे। बताओ मुझे कैसे याद आ गया एक बार, है ना। तो शिथिल समझ में हमने ये 3 प्रकार के दशा संबंध पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो इसी अनुसार यहाँ इनके क्या दिए गए हैं, इनके देखो 6 भाग भी हमने पढ़े थे वहाँ पर। कितने? 6 भाग भी हमने वहाँ पर पढ़े थे। ठीक है, कौन कौन से भाग थे वो देखो। एक तो जनरल पढ़ा था, सामान्य पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? देखो जनरल ये चीज पढ़ी थी, सामान्य ये क्या है भाई साहब? वाइस, झुकाता हुआ। ये कंपटीशन है, कंपटीशन जिसको बोलते हैं, है ना। और ये डिफरेंस, अंतर क्या है? डिफरेंस। और ये क्या है? टूल सेवन, है ना। और ये लास्ट का जो है वो है इन्फ्लुएंस। तो इस प्रकार से हमने इसके 6 प्रकार भी पढ़े थे इनके। ठीक है, अब आपको यहाँ याद क्या रखना है? देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं अंतर विषय दशा संबंध, यहाँ लिख देता हूँ अंतर पक्ष दशा संबंध, और यहाँ लिख देता हूँ अंतर पंक्ति दशा संबंध। ठीक है, एक वो लिख रहा हूँ डायरेक्ट। इनको विषय को हमेशा क्या बोल रहा है ये? अंतर का मतलब इंटर सब्जेक्ट फेस रिलेशन हो गया ये। इस पक्ष को क्या बोलेगा ये भाई साहब? इंट्राफेसेट बोलेगा, है ना। अंतर पंक्ति को क्या बोलेगा? पंक्ति को हमेशा एरे बोला जाता है, एरे। ठीक है, चलो अब जनरल देखो, इन सभी के एक स्मॉल लेटर में एक चिन्ह दिए गए हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखो कि ये जो विषय है, ये विषय कहाँ से कहाँ तक है? ABCD EFG, ABCD ऐसे याद रख लेना, AB, ठीक है, CD E और FG। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा भाई साहब, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि जो यहाँ लिख देता हूं क्वेश्चन 1। ठीक है, कि सामान्य, है ना, ये सामान्य है, ये जनरल को सामान्य बोलते हैं। सामान्य विषय है ना, या फिर इस विषय, सामान्य विषय दशा संबंध, या अंतर विषय लिख सकता है, अंतर विषय दशा संबंध का चिन्ह क्या है? चिन्ह पूछा जाएगा भाई साहब, चिन्ह क्या है? या तो ऐसे पूछ लेगा, तो चिन्ह क्या है भाई साहब? A है या B है या C है या D है? बताओ क्या चिन्ह है इसका? जब विषय आ गया
और यहाँ पर जनरल आ गया, तो दोनों को मिला दोनों भाई साहब, ये ऊपर से आ जाएगा, ये यहाँ से आ गया, ये दोनों मिल गया, तो क्या हो गया भाई साहब, इसका आंसर ए हो गया। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा भाई साहब कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, देखो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ए अंतर विषय दशा संबंध क्या है, बताओ अंतर विषय दशा संबंध क्या है, या फिर काइंड ऑफ फेस रिलेशन क्या है। देखो ये क्या है बताओ, ये जनरल है, या फिर वाइस है, या फिर कंप्लीशन है, या फिर डिफरेंस है ना। क्या है भाई साहब, ये ए क्या है अंतर विषय में, क्या है ये एक जनरल है, क्या है जनरल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए विषय के। अब यहाँ देखो अंतर पक्ष की बात कर लेता हूँ। अंतर पक्ष के कौन कौन से हैं, जे के, कौन कौन से हैं भाई साहब, जे के एम एन, जे के एम एन पी आर, क्या है जे के एम एन पी आर, ठीक है। और इंटर एरे के क्या है भाई साहब, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों आपके दशा संबंध कंप्लीट हुए यहाँ से, ठीक है। और इनकी जो परिभाषा है, परिभाषा तो आपको पता ही है, हम पहले पढ़ चुके हैं परिभाषा के बारे में। यदि देखो यहाँ तो हमेशा दो या दो से अधिक विषय की बात करेगा, है ना, दो या दो से अधिक विषय की बात करेगा। अंतर विषय में तो हमेशा किसकी बात करेगा भाई साहब, अंतर विषय में तो हमेशा दो या दो से अधिक विषय की बात करेगा और किसी चीज़ की बात करेगा ही नहीं, है ना। चलो, इसकी परिभाषा हो गई। अब देखो यदि मैं पक्ष की बात कर लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पक्ष के दो समकक्ष एकल पारस्परिक संबंध दिखाया जाता है, ठीक है। इसमें एक ही पक्ष होगा और इसके दो समकक्ष एकल होंगे, है ना। इसमें क्या होगा भाई साहब, इसमें एक ही पक्ष होगा और इसके दो क्या होंगे, एकल के बीच जो भी संबंध होगा उनमें अंतर बताएगा, ठीक है। चलो, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। इसमें एक चीज़ और है, देखो इस प्रकार के संबंध किसी भी पक्ष की दो एकल संख्याओं के मध्य होता है। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो किसी भी दो एकल संख्याओं के मध्य संबंध होता है, मतलब एकल संख्या होगी, ठीक है। अब याद रख लेना, जो पक्ष होंगे आपके व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत पक्ष होगा, या फिर मटेरियल पक्ष होगा, एनर्जी पक्ष होगा, या स्पेस पक्ष हो सकता है। ये संबंध भी 5 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना, ये 5 प्रकार के संबंध हैं। ये वैसे तो 6 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं, लेकिन ये जो हैं ये भाई साहब 5 प्रकार के संबंध हैं। कितने, 5 प्रकार के, यहाँ 6 मैंने बता दिया गया, 6, ठीक है ना, 6 होते हैं, लेकिन 0 को हटा दिया जाए तो 5 प्रकार के हो गए। उसके बाद जब किसी जो अपना पंक्ति है, पंक्ति, इसमें क्या होता है वैसा, 2 पंक्तियाँ होंगी या एकल संख्याओं में पारस्परिक संबंध होता है। इसमें क्या होंगी, हमेशा पंक्तियाँ होंगी, इसमें पक्ष हो गए और 2 एकल के बीच संबंध बताएगा। इसमें सिर्फ 2 या 2 से अधिक विषय हो सकते हैं, एक विषय हो सकती है, ठीक है, या ठीक है, याद रखना, या तो मूल विषय या किसी दूसरे मूल विषय के साथ संबंध हो सकता है, या मूल विषय या किसी दूसरे संयुक्त विषय के साथ संबंध हो सकता है, या संयुक्त विषय या किसी अन्य मूल विषय के साथ संबंध हो सकता है, या संयुक्त विषय का किसी अन्य संयुक्त विषय के साथ संबंध हो सकता है। तो देखो भाई साहब, सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसमें ये होता है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ये यहाँ से क्वेश्चन हमेशा 101% पूछा जाता है। यहाँ से याद रख लेना, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वो 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से 101% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं पूछ लेता हूँ कि एम क्या है, ठीक है। एम जो है ये किस प्रकार का दशा संबंध है, बताओ किस प्रकार का दशा संबंध है, बताओ। ये अंतर विषय दशा संबंध है, ये अंतर पक्ष दशा संबंध है, या अंतर पंक्ति दशा संबंध है, बताओ, सीधा पूछ लेगा,
ठीक है, ऐसे नहीं पूछे तो ऐसे ऐसे पूछ देगा कि जनरल का, ठीक है, जनरल जनरल, ठीक है, अंतर पक्ष दशा संबंध कौन सा है, ऐसे पूछ लेगा। तो यहाँ से किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। चलो, आज का जो ये टॉपिक था ये कंप्लीट होता है दशा संबंध, ठीक है। अगले की यदि मैं बात करूँ, ठीक है ना, अगला लास्ट टॉपिक इसमें रह रहा है। देखो भैया, अब आपका रह रहा है लास्ट चैप्टर, या लास्ट चैप्टर ने सीसी का लास्ट टॉपिक रह रहा है ना। हमने बताया था सीसी में कुछ डिवाइस बताए गए थे, है ना, सीसी के पहले संस्करण में तो डिवाइस थे युक्तियाँ। सीसी के फर्स्ट यदि संस्करण की यदि मैं बात करूँ, फर्स्ट संस्करण की यदि मैं बात करूं कि भाई साहब फर्स्ट संस्करण में क्या बताए गए थे, एक डिवाइस है जो बताए गए थे, ठीक है, डिवाइस है को बोलते हैं युक्तियां। अब युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में कितने प्रकार की युक्तियां पढ़ी थी हमने वहाँ पर। वैसे डायरेक्ट हमने 8 प्रकार की वहाँ पर युक्तियां पढ़ी थी, है ना, 8 प्रकार की युक्तियां पढ़ी थी। अब यहाँ पर इन सभी के बारे में एक एक के बारे में डिटेल जानेंगे कि कौन कौन सी युक्तियां होती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो पहले सबसे पहले जो युक्ति होती है वो होती है भाई साहब कालक्रम विधि। कौन सी होती है, एक कालक्रम विधि होती है। अब देखो, कालक्रम विधि का मतलब होता है कालक्रम, काल का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एक जो भी आपका समय होगा, टाइम होगा, वो एक क्रम के रूप में होना चाहिए, ठीक है। यही इसमें बता रहा है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इस विधि के अनुसार कालक्रमिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य वर्ग के किसी भी पक्ष या पंक्ति में, कोई भी पक्ष हो सकता है, कोई भी पंक्ति होती है, उसमें नवीन एकलों की रचना की जा सकती है। किसकी, एक नवीन एकलों की रचना की जा सकती है। एवं सीसी में इस विधि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। इस विधि के द्वारा विषयों के वर्ष अथवा तिथि के अंकों द्वारा नवीन एकलों की रचना की जाती है। याद रख लेना, नवीन एकलों की रचना कैसे की जाती है। इसमें देखो वैसा, इसमें एक नवीन एकलों की रचना हम कैसे करेंगे, नवीन एकलों की रचना किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो वैसा, नवीन एकलों की रचना हम विषयों के वर्ष, जो भी विषय होती हैं आपकी, इस विषयों के वर्ष, जो भी प्रकाशन वर्ष होती है, और तिथि वर्ष तिथि अंकों द्वारा नवीन एकलों की रचना की जाती है। किसकी, एक नवीन एकलों की रचना की जाती है। चलो, अर्थात किसी वस्तु है, सत्ता है, स्थान देने के लिए कोई वस्तु है आपकी, है ना, मान के चलिए वस्तु है, तो उस वस्तु का जन्म कब हुआ, उसका आविष्कार किसने किया, प्रकाशन किसने किया, उद्गत आदि से संबंधित वर्ष का उल्लेख कर दिया जाता है। नवीन एकलों के कालक्रम की प्रतीक संख्या को, नवीन एकलों कालक्रम की जो प्रतीक संख्या होती है उसको मुख्य वर्ग अथवा उसके किसी पक्ष के साथ बिना किसी संयोजी चिन्ह के साथ सीधे जोड़ दिया जाता है। बिना किसी संयोजी चिन्ह के सीधे जोड़ दिया जाता है, भाई साहब, सीधे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, याद रखना। और कालक्रम की प्रतीक संख्या के रूप में शताब्दी, दशाब्दी तथा वर्ष अंक का प्रयोग एक आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अनेक स्थानों पर इसका जो प्रयोग है वो अंतिम प्रभावी दशक या लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड एलईडी के रूप में किया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल यदि कोई पूछेगा तो एलईडी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रख लेना। अगला जो युक्ति है इसमें है भाई साहब भौगोलिक विधि। कौन सी है, भौगोलिक विधि, है ना, भौगोलिक विधि या फिर जियोग्राफिकल डिवाइसेज। अब देखो, भौगोलिक का मतलब क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी आपकी जो अभी पृथ्वी है ना, इसमें भूगोल अपना
कैसा है ना। कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर तालाब हैं, तो ये भूगोलिक है रचना करना एक इस प्रकार से। तो इस विधि के अनुसार भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य वर्ग के किसी भी पक्ष, कोई भी पक्ष हो सकता है, पंक्ति हो सकता है, उसमें नवीन एकलों की रचना की जाती है। भौगोलिक विधि के द्वारा भी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य वर्ग के किसी पक्ष या पंक्ति में नवीन एकलों की रचना की जाती है। यहाँ पर भौगोलिक विशेषताओं से तात्पर्य क्या होता है, उस भौगोलिक क्षेत्र से होता है भाई साहब जहाँ संबंधित वस्तु अथवा विषय का प्रादुर्भाव हुआ है और जहाँ उसका स्थान अथवा प्रचलन। ठीक है, भौगोलिक का मतलब यही होता है, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम कहीं भी कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। भौगोलिक का अर्थ क्या होता है कि जहाँ भी महाद्वीप है, देश है, राज्य है, प्रदेश है, शहर है, गांव है, ठीक है, कोई भी सिटी है, इसके प्रयोग के लिए किसी प्रकार के संयुक्त चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है भाई साहब। इसके प्रयोग के लिए हमेशा याद रख लेना है, किसी भी संयोजित चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी। नोट, ठीक है, किसी भी संयोजित चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, और इसे सीधे जोड़ दिया जाता है। भौगोलिक संख्या को स्पेस आइसोलेट सारणी सीसी पेज 2.8 से लिया गया है। इस भौगोलिक को कहाँ से लिया गया है, सीसी में से भाई साहब 2.8 से लिया गया है। ठीक है, याद रख लेना। चलो हो गया काम। जैसे कि मैं मान के चलूँ, जैसे भाई साहब हिस्ट्री ऑफ बिहार है ना, हिस्ट्री ऑफ ये बिहार है ना। अब ये जो हिस्ट्री ऑफ बिहार है ये क्या है, अब हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार को किससे दर्शाएंगे, स्पेस क्या है आपका, स्पेस क्या है देखो 4473 है ना, ये स्पेस है, ये स्पेस है 4473। और हिस्ट्री की यदि हम बात करेंगे तो हिस्ट्री को किससे दर्शाते हैं, है ना, वी का मतलब क्या होता था, हिस्ट्री तो होता था सीसी में, तो यहाँ क्या कर देंगे वी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया अपना भौगोलिक। उसके बाद पढ़ते हैं एक विषय विधि सब्जेक्ट डिवाइस है, एक विषय विधि है, एक सब्जेक्ट डिवाइस है। इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, महत्वपूर्ण चीज़ इसमें क्या आएगी वो देख लेना। विषय है ना, एक विषय विधि है भाई साहब, ये कौन सी है, ये एक विषय विधि है। इसमें महत्वपूर्ण विधि क्या आएगी, एक सब्जेक्ट डिवाइस है। तो इस विधि के अनुसार विषय विशेषताओं के आधार पर, कोई भी विषय है, विषय की बात हो रही तो विषय विशेषताओं के आधार पर किसी पक्ष में एकलों की रचना की जाती है, किसकी, एकलों की रचना की जाती है, और सीसी के अंतर्गत इसका प्रयोग वैश्विक अंकन के रूप में किया जाता है। याद रख लेना, इस विषय विधि में क्या होता है, सीसी में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें वैश्विक अंकन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात सीसी के कौन से जोनल सिस्टम की बात कर रहा है, ये 4th जोनल सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, तो याद रख लेना ऐसी कौन सी विधि है या युक्ति है जिसमें वैश्विक अंकन का प्रयोग किया जाता है या 4th जोन का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है विषय विधि। ठीक है, चलो, विषय विधि सब्जेक्ट डिवाइस के रूप में जिन एकल संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें लघु कोष्ठक में रखा जाता है। और इनको किस में रख रहे थे भाई साहब, इस चौथे जोनल सिस्टम में वैश्विक जो अंकन होते थे ना, यही तो होते थे वैश्विक अंकन, तो इसको किस में रख रहे थे, इस एक छोटे कोष्ठक में रख रहे थे इनको। ये सारी चीज समझ में आ रही है ना, छोटे कोष्ठक में रख रहे थे। वहाँ जब हमने सीसी का जोनल सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें वैश्विक अंकन को किस में रख रहे थे, छोटे रूप में। तो उसी प्रकार यहाँ भी यही चीज बता रहा है। तो सीसी में अनुसूचियों में याद रख लेना, सीसी में अनुसूची में अनेक स्थानों पर विषय विधि प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं, परंतु जहां विषय विधि प्रयोग करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं वहां भी विषय विधि का प्रयोग किया जाता है। सीसी विषय विधि एसटी का प्रयोग कई मुख्य वर्गों में किया जाता है। जैसे 2 का प्रयोग लाइब्रेरी साइंस, रिलीजियस लाइब्रेरी 24Q, 2 लाइब्रेरी साइंस 4Q है ना, लाइब्रेरी साइंस 2, तो इस प्रकार से। अच्छा, अगली जो विधि है आपकी वो है वर्णक्रम विधि। तो वर्णक्रम विधि की तरह यदि सीधी सी बात है तो इसमें तो भाई साहब अल्फाबेट आएंगे आपकी, स्मॉल और बड़े। अच्छा, तो इसमें किस जोनल सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा ये भी ध्यान रखना है। जो आपकी ये जो वर्णक्रम विधि होती है भाई साहब, ये आपकी वर्णक्रम विधि जो होती है
इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ अल्फाबेट का प्रयोग किया जाए, छोटे अक्षरों का और बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है इसमें। कैसे, देखो भाई साहब, इस विधि के अनुसार किसी सत्ता अथवा वस्तु को एक विशिष्ट व्यक्तिगत रूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, इस विधि के अनुसार किसी सत्ता अथवा वस्तु को एक विशिष्ट व्यक्तिगत रूप प्रदान करने के लिए वर्णक्रम विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें वस्तु अथवा एकल विचार की कोई भी वस्तु है, ठीक है, और उसमें एकल विचार के प्रथम एक या दो अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जो भी वस्तु होगी उसके एक या दो अक्षरों का हम प्रयोग करेंगे। किसी स्थान, कोई स्थान है, सत्ता है, वस्तु है, उसको एक विशिष्ट व्यक्तिगत रूप प्रदान करने के लिए वर्णक्रम विधि का प्रयोग किया जाता है ना। कोई भी स्थान है, कोई भी सत्ता है, वस्तु है, उसको एक व्यक्तिगत रूप प्रदान करने के लिए ही तो वर्णक्रम विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है भाई साहब, जिसमें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, व्यक्तिगत प्रदान करने के लिए 1, 2, 3 या अधिक अक्षरों तक संख्या बढ़ाई जा सकती है। इस विधि के अनुसार व्यक्तिवाचक संज्ञाओं, कंपनियों, ब्रांडों, संस्थाओं इत्यादि को एक व्यक्तिगत प्रदान करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को 1, 2 या 3 अधिक अक्षरों तक संख्या से एकल निर्माण किया जाता है। नामों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन के आधार पर करना चाहिए। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें वर्णक्रम की बात करूँ, ठीक है भाई साहब, इस वर्णक्रम की यदि मैं बात करूँ, जैसे कि इंजीनियरिंग है ना, ये क्या है भाई साहब, इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में वर्णक्रम क्या होगा भाई साहब अपना, डी, क्या होगा, डी होगा। जैसे मैंने मान के चलो मैंने लिख दी हिंद साइकिल, क्या लिख दी, हिंद साइकिल, हिंद साइकिल, तो हिंद एच तो पीछे आ गया, और इस साइकिल का कुछ भी मॉडल होगा, जैसे D5125, ठीक है, जैसे हीरो साइकिल है, हरकुलस साइकिल है, दशहरी आम है, तो ये सारी क्या है, वर्णक्रम विधि में आते हैं, ठीक है। चलो ये तो हुआ आपका वर्णक्रम विधि, और लास्ट जो विधि है आपकी वो है भाई साहब अध्यारोपण विधि, है ना, अध्यारोपण विधि। देखो भाई साहब, अध्यारोपण विधि कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो भाई साहब, लास्ट जो इसकी विधि है वो है अध्यारोपण विधि। कौन सी है, अध्यारोपण विधि, कौन सी है भाई साहब, एक अध्यारोपण विधि, कौन सी विधि है भाई साहब, ये अध्यारोपण विधि है। और इसका इंग्लिश में यदि हम नाम पूछें तो सुपर इम्पोजिशन, सुपर इम्पोजिशन क्या है, एक सुपर इम्पोजिशन, ठीक है ना, ये याद रख लेना है आपको कि क्या है, एक सुपर इम्पोजिशन है, ठीक है। चलो इसमें क्या है, इस विधि के द्वारा किसी मुख्य वर्ग में एक ही पक्ष के अंतर्गत, कोई भी मुख्य वर्ग है भाई साहब, क्या है, कोई भी मुख्य वर्ग है, और इस मुख्य वर्ग में एक ही पक्ष है, क्या होता है भाई साहब, एक ही पक्ष है, ठीक है, कोई भी पक्ष है, हमने पक्ष बहुत सारे पढ़े, मूल पक्ष नहीं पढ़े क्या, ठीक है, मूल श्रेणियां नहीं पढ़ी, वही है, उन्हीं की बात कर रहा है। मुख्य वर्ग में कोई भी एक ही पक्ष है, यदि एक ही पक्ष के अंतर्गत उल्लेखित दो एकल संख्याओं को एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। कोई भी दो एकल संख्याएं होती हैं भाई साहब, क्या होती है, दो एकल संख्याएं होती हैं, इनका प्रयोग हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे, एक साथ इनका प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। इन दो एकलों में से एक एकल प्रदान होगा भाई साहब, इन दो एकलों में एक एकल क्या होगा भाई साहब, एकल क्या होगा, एक प्रदान होगा, और दूसरा जो एकल होगा भाई साहब वो कौन सा होगा, गौड़ होगा, ठीक है, कौन सा होगा, एक इसमें प्रदान होगा, एक दौड़ होगा। याद रख लेना, इसमें दो एकल होंगे, दोनों एकलों में एक प्रदान होता है और एक गौड़ होता है, ठीक है, कर लिया जाता है, और दोनों एकलों को संयोजी चिन्ह से जोड़ा जाता है। देखो भाई साहब, ये जो दोनों एकल हैं आपके, प्रदान को और गौड़ को, किस संयोजी चिन्ह से जोड़ा जाता है, किस संयोजी चिन्ह से जोड़ा जाता है, तो हमने ये पढ़ा था, इसका नाम क्या है भाई साहब, हाइपन, क्या है, हाइपन। तो इस हाइपन से जोड़ा जाता है। जैसे कि एग्जांपल यदि मैं लिख देता हूँ, जैसे नर्वस, क्या है भाई साहब, नर्वस ऑफ आइस, ऑफ आइस। अब ये जो नर्वस ऑफ आइस, अब देखो नर्वस का मतलब क्या होता है,
एल 185 क्या है 185 और साइफन, ये साइफन का चिन्ह लग गया। अब नर्वस की हम बात करेंगे तो 74 है ना, क्या है 74 साइफन। तो साइफन के बाद हमेशा क्या आएगा भाई साहब, अध्यारोपण विधि का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, साइफन का प्रयोग हमेशा। देखो अब इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ है, देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, है ना, थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। देखो कालक्रम विधि में तो एलईडी का प्रयोग किया जाता है, जन्म है, आविष्कार है, प्रकाशन है। भौगोलिक विधि में हम क्या करेंगे भाई साहब, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की हम रचना कर सकते हैं, मतलब इसमें किसी भी संयोजित चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी, ध्यान रखना है। तो एक भौगोलिक विधि ही ऐसी है जिसमें किसी भी संयोजित चिन्ह की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है भाई साहब, किसी भी संयोजित चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जबकि यदि मैं विषय विधि की बात कर लेता हूँ, इसकी विषय यदि विधि की बात कर लेता हूँ तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, वैश्विक अंकनों का प्रयोग किया जाता है, जोनल 4 सिस्टम का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, क्योंकि विषय विधि है। ओके, वर्णक्रम विधि की बात कर लेता हूँ तो इसमें भाई साहब बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, कोई भी किसी भी संयोजित चिन्ह की इसमें भी कोई भी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। वर्णक्रम विधि की यदि मैं बात कर देता हूँ तो इसमें कोई भी संयोजित चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जबकि अध्यारोपण विधि में हमेशा किस संयोजित चिन्ह की बात करेंगे हम, हाइपर की, इसमें संयोजित चिन्ह की बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भाई साहब ये डिवाइसेस कंप्लीट करी, है ना। कितने प्रकार की डिवाइस होती है, वैसे 8 प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, याद रख लेना। कितने प्रकार की भाई साहब, 8 प्रकार की डिवाइसेज होती हैं। इन 8 प्रकार की डिवाइसन को हमेशा याद रखना है। हमने 5 प्रकार की डिवाइस की है। यहाँ से 101% एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है सीसी में। ठीक है, इन डिवाइसों में से 101% क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो और मैं बता देता हूँ। अब जो लास्ट आपका चैप्टर है वो है वर्गांक बनाने की विधि क्या है। तो वर्गांक बनाने के लिए हमने क्या किया भाई साहब, 9 चरणों का प्रयोग किया गया था। रंगनाथन के 9 चरणों का प्रयोग किया गया था। वो 9 स्टेप या चरण हमने पहले पढ़ लिए हैं कि उनका प्रयोग हमको कैसे करना है। तो ये वर्गांक बनाने की विधि थी। ठीक है, पहले नहीं पढ़े थे क्या 9 चरण, उनके बारे में। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक था आपका। ठीक है, कि वर्गांक विधि कैसे बनाई जाती है। अच्छा, अब यहाँ से एक डीडीसी और सीसी की तुलना की गई है। ठीक है, तो आसानी से आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज का ये लास्ट टॉपिक जो है सीसी का वो कंप्लीट हुआ। और इस प्रकार से हमने कंप्लीट ये टॉपिक किए हैं। देखो वर्गांक बनाने की विधि जो है इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, पढ़ के आपको मैं बता देता हूँ कि जो कॉलम क्लासिफिकेशन है भाई साहब, इसमें एक एनालिटिको-सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम है। क्या है, एनालिटिको-सिंथेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीसी क्या है। तो सीसी भाई साहब एनालिटिको-सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है, इसको लिख लें। जो सीसी है ना, सीसी क्या है, सीसी क्या है भाई साहब, सिंथेटिक्स क्लासिफिकेशन स्कीम। क्या है, क्लासिफिकेशन एक स्कीम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है हमेशा। ठीक, चलो अब देखो, जिसमें किसी भी विषय के लिए वर्गांक एलसीसी अथवा डीडीसी की भांति, एलसीसी और डीडीसी की भांति पूर्व निर्मित रेडीमेड नहीं होते। सीसी में कोई भी रेडीमेड नहीं होता है, जबकि एलसीसी और डीडीसी में तो रेडीमेड होते हैं भाई साहब। जो भी वर्ग जो होते हैं वो रेडीमेड ही तो होते हैं एलसीसी और डीडीसी में। अथवा आवश्यक विषयों की वर्ग संख्याओं को जोड़ करके स्वयं बनाना पड़ता है इसमें, सीसी में। और कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार विषय का वर्गीकरण वर्गांक निर्मित करने से पहले उसमें निहित विचारों अथवा पक्षों की व्याख्या करनी पड़ती है भाई साहब, है ना। फिर उसमें एक निहित विशेषताओं अथवा पक्षों को अलग किया जाता है और उसके बाद मुख्य वर्ग को ज्ञात किया जाता है।
जो भी आपका मुख्य वर्ग होता है उसको ज्ञात किया जाता है कि विषय का मुख्य वर्ग क्या है। अगर किसी तरह मुख्य वर्ग को प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है आपकी, है ना, यदि मुख्य वर्ग में कठिनाई आ रही है तो उसे पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, सीसी के अंत में जो भी आपकी इंडेक्स दी होती है ना, इंडेक्स की सहायता ली जाती है। यदि वर्ग को हम पहचानने में कठिनाई आ रही है तो इंडेक्स की इसमें सहायता ले लेंगे और इससे विषय का मुख्य वर्ग पहचानने में समझने में आसानी होती है। ठीक है भाई साहब। मुख्य वर्ग पहचानने के बाद यदि हमको मुख्य वर्ग पता चल गया कि मुख्य वर्ग ये है, तो उसके बाद विषय को विभिन्न पक्षों में विभाजित कर, विभिन्न पक्ष होते हैं, उस मुख्य वर्ग में प्रदान किए गए पक्ष परिसूत्र, है ना, पक्ष जो परिसूत्र होता है, फिशेट फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार मुख्य वर्ग से तथा अन्य सारणियों से अंकन प्राप्त कर उन्हें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विषय का पूर्ण वर्गांक प्राप्त होता है। डॉक्टर रंगनाथन ने किसी विषय के वर्गीकरण करने अथवा वर्गांक प्रदान करने के लिए 9 चरणों का प्रावधान किया गया है और इन 9 चरणों की सहायता से विषय के शाब्दिक धरातल वर्बल प्लान के माध्यम से विचार धरातल से अंकन धरातल तक पहुंचना एक सुगम हो जाता है। ये जो 9 चरण हैं वो इस प्रकार हैं जो हमने पहले पढ़ लिए थे। तो इस प्रकार से वर्गांक ये बनाने की विधि कंप्लीट होती है आपकी, और ठीक है भाई साहब, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे सर्कुलेशन ऑफ बुक्स इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी राजस्थान 1996 की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या ढूंढा जाता है इसमें भाई साहब, वर्ग ढूंढेंगे, और वर्ग ढूंढने में भी कठिनाई आ रही है तो किसकी सहायता लेंगे, इंडेक्स, एक सूची की सहायता लेंगे। तो सूची क्या है इसमें, जैसे 1996 में, तो इसकी सहायता ले लेंगे। तो इस प्रकार से ये वर्गांक बनाने की विधि है कंप्लीट होती है। और ये जो टॉपिक हैं आपके ये कंप्लीट होते हैं, सीसी के जो जितने भी टॉपिक हैं ये कंप्लीट होते हैं। इनको अच्छी तरह से इन टॉपिक को कंप्लीट कर लेना और इनकी पीडीएफ जो है वो आपको भेज दी जाएगी। ठीक है ना भाई साहब, इनकी पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएगी और इनको कंप्लीट कर लेना। यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सीजी से, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैं पहले बीच में बताता गया हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वैसे तो हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है आपका, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं वहाँ से क्वेश्चन वो बार बार पूछता है। ठीक है भाई साहब, चलो आज का ये लास्ट टॉपिक था। धन्यवाद, राम राम।